तो चलिए आज बात करते हैं अपने क्लास 10 के चैप्टर 1 के वास्तविक संख्या। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज है 1.b, इसकी इंट्रोडक्शन पे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे रूट्स वाले नंबर। ठीक है, जैसे √2 हो गया। हमें क्या बताना है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हम कैसे बताएंगे, इसको बताने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याएं, और देखना होगा सहअभाज्य संख्याएं। तो पहले हम सहअभाज्य संख्याएं, तो पहले हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और सहअभाज्य संख्याओं को देख लेते हैं होती क्या है। पहले हम परिमेय संख्या को देखते हैं। इंट्रोडक्शन में वैसे बता दिया गया, सभी संख्याओं को बताया गया है। आप चैप्टर के इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं, 1A के इंट्रोडक्शन में परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है P/Q के रूप में। यहाँ पे Q 0 नहीं हो सकता, मतलब ये हर में जो Q लिखा हुआ है ये हर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर हम इसे 0 कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी इन्फिनिटी, जैसे 2/0, तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। तो ये केस नहीं हो सकता, मतलब इसमें Q 0 नहीं हो सकता। इस टाइप की तो बहुत सारी संख्याएं हो गई। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे क्या 2/6 परिमेय संख्या है? नहीं, ये नहीं है परिमेय संख्या। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक शर्त है, P और Q क्या होनी चाहिए, ये आपकी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो सबसे छोटा फैक्टर बन जाए। आसान शब्दों में, सबसे आसान शब्दों में यही है कि जो सबसे छोटा फैक्टर हो। 2 का तो फैक्टर 2 ही है, 2 गुणा 1 कर सकते हैं, लेकिन 6 के फैक्टर क्या है, 2 गुणा 3। ठीक है, अभाज्य संख्याओं की परिभाषा भी यही कहती है कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका फैक्टर, गुणनखंड, या तो वो स्वयं हो या 1 हो, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 5 है, 5 का फैक्टर या तो 1 होगा या स्वयं 5 ही होगा, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे अब यहाँ पे 6 है, 6 तो नहीं है ना, 6 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? इसका एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 3 है, और तीसरा फैक्टर आपका 6 हो जाएगा खुद। तो ये 3 फैक्टर हो गए, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। तो इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो परिमेय संख्याएं होती कैसी हैं? परिमेय संख्याएं हो गई आपकी 2/3। तो 3 के भी अगर आप फैक्टर करेंगे, चेक करेंगे, तो 3 गुणा 1 ही आने वाला है। 3 होगा स्वयं या फिर 1 होगा। 2 का भी फैक्टर 2 गुणा 1 ही होगा, या तो स्वयं होगा 2 या 1 होगा। तो ये क्या होगा, ये आपके अभाज्य संख्याएं हो गई ये दोनों। ये संख्या क्या हो जाएगी, आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में हम कहें, आसान शब्दों में, जैसे 2/4 लिखा हुआ है, तो इसे कट कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आपकी परिमेय संख्या बन गई। ठीक है, तो हमें सबसे छोटे फैक्टर में देखना है कि उनके भी फैक्टर ना हो सके। ऐसी संख्याएं अगर बटे में लिखी हुई है, P/Q के रूप में लिखी है, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखी है, तो वो क्या कहलाएंगी, आपकी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो ये परिमेय संख्याओं में एक कंडीशन और आती है कि P और Q क्या हो, आपकी अभाज्य संख्याएं हो। ठीक है, अभाज्य संख्या हो। ठीक है, अभाज्य संख्या हो। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं कैसी होती है। परिमेय संख्याओं के बारे में बात तो हो गई, अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करते हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम रूट के रूप में, मतलब P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं। ठीक है, इस रूप में नहीं लिखते हैं। कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? एक तो रूट्स वाले नंबर हो गए, √2 हो गए, एक तो √2 हो गया, दूसरा √3 हो गया, है ना, कॉमा लगाएंगे। √4, क्या ये अपरिमेय संख्या है? ये नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीजन ये है कि
ये क्या है, 2 का वर्गमूल है, 2 का स्क्वायर है। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, मतलब ये 2 का स्क्वायर है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या रूट वाली कौन सी होंगी, तो अपरिमेय संख्या रूट में वो संख्याएं होंगी जो होंगी अभाज्य संख्याएं, जिनका फैक्टर या तो वो खुद हो या एक हो, वह संख्या होंगी। अब जैसे रूट 4 है, रूट 4 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 × 2, और तीसरा 4 हो जाएगा, तो ये नहीं है, इसके 3 फैक्टर बन गए, ठीक है, इसलिए ये नहीं है। मतलब इसको 4 को हटा दीजिए, मतलब वो इस तरीके से नहीं है, मतलब रूट के अंदर तो ज़्यादा हो जाएगा, 16 हो जाएगा। लेकिन बताने के लिए 4 के फैक्टर, एक तो 4 है और एक 2 है और एक दूसरा भी 2 है, 2 से भी 2, मतलब 2 × 2 भी लिख सकते हैं, और दूसरा 1 है। 3 फैक्टर हो गए, मतलब एक 4 हो गया, 2 हो गया और एक 1 हो गया। इस तरीके से इसके ये 4 के 3 गुणनखंड बन गए, फैक्टर को ही गुणनखंड कहते हैं। तो ये 3 इसके गुणनखंड बन गए, तो ये क्या हो गई, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके केवल एक हो गुणनखंड या वो स्वयं हो, बस यही आपको याद रखना है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, उनका गुणनखंड एक हो या वो स्वयं हो, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याओं में रूट के अंदर वो संख्याएं आएंगी जो अभाज्य होंगी, अभाज्य होंगी वही क्या कहलाएंगी, आपकी परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। और पॉइंट्स वाले नंबर भी आ जाते हैं आपके, पॉइंट्स वाले जितने भी नंबर हैं दशमलव के, वो सब क्या कहलाएंगे, आपके अपरिमेय संख्याएं हो गई। पाई हो गया, ठीक है, पाई हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 3.14 के समथिंग लिखते हैं, तो ये अपरिमेय संख्या होगी, डेसिमल वैल्यू हुई है दशमलव वाली, इसलिए ये अपरिमेय हो गई। तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में सीख लिया हमने। अब हम एक लास्ट टाइप की और देखते हैं, फिर अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी अभाज्य संख्याएं, ये भी क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका HCF क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। जैसे 2 और 3, 2 के फैक्टर करेंगे 1 × 2 और 3 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 1 × 3। तो इसका HCF निकालेंगे तो HCF कितना आ जाएगा, HCF बराबर 1 आ गया। तो ये दोनों क्या हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। इन तीनों संख्याओं का हम यहाँ पे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और सहअभाज्य संख्या, इन तीनों का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। और एक क्वेश्चन कंफर्म है बोर्ड एग्जाम में आना यहाँ से, और ये क्वेश्चंस होते नॉर्मली हैं, लगते हमें टफ है लेकिन होते नॉर्मल है। देखते हैं, सभी में कॉमन मेथड है। चलते हैं अपने क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे यही मेथड आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे 2 टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे और आसानी से सारे सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन करेंगे और दोनों टाइप के क्वेश्चन से बाकी के जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सभी सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला टाइप आपका यही है, ठीक है। ये टाइप कौन सा हो गया, टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 क्वेश्चन हो गया। टाइप 1 का देखते हैं कि रूट वाला नंबर अकेला दिया हो तब क्या करेंगे। तो क्या करना है, इसको मान लेते हैं, माना √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या है। मान लिया परिमेय संख्या है। जब इसको ये हमने परिमेय संख्या मान लिया तो परिमेय संख्या होती कैसी है, P/Q के फॉर्म में होती है। अभी हमने देखा था, समझा था कि परिमेय संख्या कैसी होती है, P/Q के फॉर्म में होती है। तो इसको जब परिमेय संख्या मान लिया तो हमने इसको परिमेय संख्या लिख दिया हमने कि ये P/Q की तरह बन गई है। ये यहाँ पे हम लिखेंगे P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो सहअभाज्य संख्याएं समझ गए, सहअभाज्य संख्याएं है। मतलब अगर आप ये नहीं लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि HCF
पी और क्यू का, HCF ऑफ पी और क्यू कितना 1। ठीक है, चाहे आप हिंदी में लिख लीजिए, इसको स्टेटमेंट में लिख लीजिए, चाहे इस तरीके से लिख दीजिए आप। ठीक है, मैथमेटिकली। तो ये सहवाज्य संख्याएं हो गई, पी और क्यू सहवाज्य संख्याएं, तो उनका HCF क्या होगा 1। या जिन संख्याओं का HCF 1 होता है वो क्या होती हैं, सहवाज्य संख्याएं होती है। इतना लिख लिया। मतलब अगर √3 परमेय संख्या है, समझेंगे हम कि √3 अगर परमेय संख्या है तो इसके गुणनखंड, इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा आने चाहिए। हमने माना है ना परमेय संख्या है, तो इसके गुणनखंड कितने आने चाहिए, 2 से ज़्यादा आने चाहिए। ठीक है, देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड निकालने हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनकी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये P बराबर Q की गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा Q√3। ठीक है, Q√3। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, P² Q² इंटू 3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, और Q का Q² हो जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं। अब 3 को हम P के नीचे भेज देते हैं। P²/3 बराबर क्या हो गया, Q²। तो यहाँ देखिए 3 P² को विभाजित कर रहा है डिवाइड यहाँ से। तो यही बात हम लिखेंगे, 3 P² को विभाजित करता है, विभाजित, ठीक है, विभाजित करता है। तो अच्छा एक बात देख लीजिए और, कि अगर 2 10 के स्क्वायर को, मतलब 100 को डिवाइड करता है तो 2 10 को भी तो डिवाइड करेगा, सीधी सी बात है। या तो 2 10 के स्क्वायर को भाग कर रहा है, यहाँ पे 100 को डिवाइड कर सकता है, 100 को 50 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 10 को भी तो डिवाइड कर देगा, 5 आ जाएगा। तो वही बात हम यहाँ लिखेंगे, 3 अगर P² को डिवाइड कर रहा है, 3 कर रहा है P² को डिवाइड यहाँ से, तो 3 तो 3 P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, P को भी विभाजित करेगा। इतनी बात लिख दी हमने। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब P को हम डिवाइड कर देंगे 3 से। जब हमने ये वाली बात लिखी कि 3 P² को विभाजित करता है तो 3 P को भी विभाजित करेगा, तो हमने कर दिया 3 से P को विभाजित। और विभाजित करने के बाद हमारे पास एक नंबर आ गया, कोई भी A आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें P पता नहीं है कितना है, तो हमने 3 से P को डिवाइड किया, कितना आ गया, A आ गया। अब जब A आ गया तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल गया, ऐसे कर देंगे कैंची की गुणा, तो ये कितना हो गया 3A। ठीक है, P के फैक्टर आ गए, देख लीजिए। ठीक है, P के फैक्टर आ गए 3A। ठीक है, अब हम इस P के मान को यहाँ डाल देंगे। ठीक है, यहाँ रख लीजिए, इसमें चाहे इसमें रख लीजिए, किसी में भी रख लीजिए, इसमें रख लीजिए। ठीक है, दोनों इससे ये आई है तो इसमें ही रख लीजिए, इसमें रखते हैं, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो लिखते हैं P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए। तो समीकरण 1 में P का मान रख दीजिए, कितना हो गया 3A/3, और इसका क्या है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे P का स्क्वायर हो रखा है, यहाँ रख रहे हैं, तो P की जगह पे हम क्या रख रहे हैं 3A। तो यहाँ क्या हो गया 3A²। ठीक है, हो गया, बराबर कितना है Q²। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको, आगे कितना हो जाएगा, ये 9A²/3 बराबर Q²। ठीक है, 3 से इसे काटा
3a² कितना आ गया 3a² बराबर q²। अब 3 को a के पास से हटाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, कितना हो गया q²/3। अब देखिए 3 q² को विभाजित कर रहा है, जैसे अभी हमने ऊपर लिखा था कि 3 p² को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 3 q² को विभाजित करता है, तो 3 q को भी विभाजित करेगा, अभी बताया था। तो कर दीजिए, q को डिवाइड कर दीजिए 3 से, कर दिया हमने q को डिवाइड 3 से। अब 3 से डिवाइड कर दिया, तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कोई नंबर आएगा जरूर, मान लीजिए आपका आ गया c, ठीक है c आ गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, q बराबर कितना हो गया 3c। तो देखिए q के भी फैक्टर आ गए, q के भी फैक्टर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे p के फैक्टर कितने आ गए थे 3 आए थे, और q के फैक्टर कितना आ गया था 3c आ गया। तो ध्यान से देखिए कि p और q क्या थी हमारी, p और q क्या थी, सह अभाज्य संख्या थी। तो सहभाज्य संख्या की कंडीशन क्या होती है कि HCF कितना होना चाहिए उसका 1, ठीक है। तो ये क्या HCF इनका बना रहा है, नहीं। तो यहाँ पर P और Q में 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आ गया तो ये सहभाज्य संख्याएं कहाँ हो गई। और ये अगर सहभाज्य संख्याएं नहीं है, भाई परिमेय संख्या होने के लिए p/q होने के लिए क्या होना चाहिए, p और q सहभाज्य होनी चाहिए, ठीक है, सहभाज्य होनी चाहिए। तो ये सहभाज्य हैं कहाँ, इनका HCF बन कहाँ आया, इनका HCF अगर बन आ जाता तो ये सहभाज्य हो जाती, और तो ये परिमेय संख्या बन जाती। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया 3 आ गया, और जब 3 आ गया तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 हो गया तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है, जब सहभाज्य संख्या नहीं है तो ये क्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो हम इस बात को लिखेंगे कि इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है। कौन से तथ्य से विरोधाभास प्राप्त हो रहा है हमें, कि A और B मतलब P और Q आपके P और Q क्या सहभाज्य संख्याएं हैं। हमने माना था ना ऊपर कि ये जो है सहभाज्य संख्याएं हैं, मतलब हमने परिमेय संख्या मानी थी, तो वो उनके P और Q क्या होने चाहिए थे, सहभाज्य संख्या है, ठीक है। अब जब ये P और Q सहभाज्य संख्या नहीं है तो ये विरोधाभास हमें मिल रहा है, ये तो नहीं है भाई, क्योंकि 3 कॉमन फैक्टर आ गया। तो हम लिखेंगे ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हो रहा है, तो हम इस बात को लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। कि हमने क्या गलत कल्पना की थी ऊपर, कि √3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये √3 परिमेय संख्या होती तो P और Q में क्या होता, एक कॉमन डिफरेंस क्या आता 1 आता, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब लास्ट में हम क्या लिखेंगे, अतः √3 एक
अपरिमेय संख्या है। बस ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। आसान है, कुछ भी नहीं करना है हमें। हमें बस पी और क्यू के फैक्टर निकालने थे, वो हमने निकाल लिए। और उन पी और क्यू फैक्टर में से हमें कॉमन डिफरेंस क्या मिलना था, मतलब एचसीएफ क्या आना था उनका 1, और एचसीएफ 1 नहीं आया तो ये क्या हो गया, पी और क्यू सहभाज्य नहीं रही, और जब सहभाज्य नहीं रही तो ये परिमेय संख्या भी नहीं रहेंगी। ठीक है, देखते हैं अपने सेकंड टाइप के क्वेश्चन को। तो देखते हैं अपने नेक्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन। सिद्ध करना है 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सेकंड टाइप का है। बस इसी दो टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे और आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी आप पहले क्या कर लेंगे, 5 माइनस रूट 3 जो है इसे मान लेंगे। माना ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या मान लिया। अब परिमेय संख्या है तो इसे परिमेय संख्या के बराबर रख दीजिए, p बटे क्यू के बराबर रख दिया हमने, 5 माइनस रूट 3। ठीक है, रख दिया। और यहाँ पे p और q का HCF कितना होना चाहिए, 1। ठीक है, या सहभाज्य संख्याएं हो, लिख देंगे। तो अब क्या करेंगे, अब हम 5 को p अपॉन क्यू को इधर ट्रांसफर कर देंगे, रूट 3 इधर ले आएंगे। तो रूट 3 बराबर 5 माइनस p बटे क्यू। तो देख सकते हैं हम p बटे क्यू, p बटे क्यू ये पोर्शन क्या है, परिमेय है, और ये क्या है, अपरिमेय। ठीक है, ये अपरिमेय है, तो परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि p, चूंकि p और q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, p और q पूर्णांक है, इसीलिए, ठीक है, इसलिए 5 माइनस p बटे क्यू एक परिमेय संख्या होगी। ये तो परिमेय है, परिमेय संख्या है। लेकिन हाँ, बाद में लिखेंगे उसको। तो रूट 3 भी क्या हो गई, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ लिखेंगे, लेकिन रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें इस तत्व का विरोधाभास प्राप्त हुआ, लिख सकते हैं यहाँ पे कि इस तत्व का हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के बराबर रखी हुई संख्या परिमेय होनी चाहिए, लेकिन रखी कौन सी है, अपरिमेय। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि ये तो परिमेय है, तो रूट 3 भी परिमेय होगी। लेकिन रूट 3 क्या है, लेकिन रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तत्व का हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। इसका आंसर यही हो गया। हमें इसमें स्क्वायर करने वाली प्रोसेस नहीं करनी है, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं रख सकते। वहां पे क्या हुआ था,
√3 जो था P बटे Q के बराबर था, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली थी, तो हमारे पास क्या बन गया था, Q √3 बराबर P हो गया था। तो यहाँ देख लो, यहाँ पर में संख्या है ही नहीं, ना यहाँ पे है, ये नंबर्स बन गए थे इसलिए हमने स्क्वायर कर लिया। यहाँ नहीं बन रहे हैं ऐसे, इसलिए √3 तो हम जानते ही हैं कि वो अपर में है, तो अब परमे के बराबर रखा हुआ, तो हमने उसको बोला कि ये भी परमे होगा, लेकिन इस बात का हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, इसलिए √3 भी एक अपरमेय संख्या है। तो अतः पूरा सवाल में 5 माइनस √3 भी क्या हो जाएगी, एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। तो कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके, इस वाले टाइप से सॉल्व हो जाएंगे, 3 रूट टाइप के, या 5√3 टाइप के, या 6 प्लस √3 टाइप के, या समथिंग प्लस माइनस टाइप के, जो भी हैं इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और फर्स्ट वाले टाइप से कौन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, विदा मतलब जो केवल रूट्स वाले हैं, √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, है ना, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, √7 हो गया, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट टाइप से सॉल्व हो जाएंगे, और ये सेकंड टाइप से। बस दो ही टाइप के आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। ठीक है, चलिए करते हैं अपनी नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को।